अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 एक फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक हो गया। और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और बी कम्प्लेक्स की एक टाइप है। ठीक हो गया। अब विटामिन B7 का दूसरा नाम बाइटिन है। ठीक हो गया। अब इसका एक और नाम भी है विटामिन H, जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में। विटामिन H। ठीक हो गया। अब आपको जो पता होना चाहिए, इसका तीसरा नाम भी एक रखा गया जिसको आप एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन एविडेंस से इसको नाम दिया गया है, जो इसकी एक्टिविटी को कम करता है। ठीक है, अगर आप इसको ज़्यादा अपटेक करते हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि जो रॉ एग्स हैं अगर आप उनकी ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो उसमें एविडिन एक प्रोटीन होती है जो इसकी अमाउंट को कम करने की कोशिश करती है, इसलिए आप इसको एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, इसकी रीज़न भी आपको आनी चाहिए और नाम भी याद होना चाहिए, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। ठीक हो गया। अब आपको इसका पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री पता होना चाहिए। जैसे हम मिथाइलिन में देखी थी उसकी केमिस्ट्री, आज हम देखेंगे इसकी केमिस्ट्री। वो बिल्कुल इससे रिजेंबल करती है थोड़ी बहुत, कि उसमें भी हमने रिंग्स का डिस्कस किया था कि रिंग्स के दरमियान मिथाइल ब्रिजेस हैं, बहुत सारा हमने डिस्कस किया था। इसमें भी हम उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं केमिस्ट्री। इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री देखते हैं। इसकी केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है वो सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से एक है, सल्फर कंटेनिंग। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको इसमें समझ आ गई कि ये सल्फर कंटेनिंग है। पहली चीज़ जो आपको इसमें याद होनी चाहिए, सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर जो है वो दो रिंग्स से मिलकर बनते हैं, एक है इमिडाजोल ग्रुप और दूसरा है थायोफीन। ठीक हो गया। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, इमिडाजोल प्लस थायोफीन रिंग। ठीक हो गया। अब जो इसका तीसरा नंबर पे आपको पता होना चाहिए वो ये है कि बाइटिन जो है इसका जो कनेक्शन है, इसने ईटा अमाइनो एसिड ऑफ लाइजीन के साथ मिलकर बायोसिटिन की फॉर्मेशन करनी है। क्या है, हम रिएक्शन इसका पूरा लिख लेते हैं कि बाइटिन ईटा अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइजीन के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बायोसिटिन में। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बायोटिन जो है या बायोसिटिन में जब कन्वर्ट होता है और बायोसिटिन क्या होता है, इसका रोल क्या है, तो आपने याद रखना है कि बायोसिटिन इज द कोएंजाइम ऑफ बायोटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, ये याद रखना है, कोएंजाइम ऑफ बायोटिन, इंपॉर्टेंट चीज। अब ये आपको केमिस्ट्री में दो चीज़ों का पता लग गया। केमिस्ट्री में आपको पता लग गया कि सल्फर कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरे नंबर पर आपको पता लगा कि इमिडाजोल ग्रुप और थायोफीन रिंग के मिलने से बनता है। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पर पता लग गया कि बायोटिन जो है वो आपके ईटा अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइजीन के साथ मिलकर बायोसिटिन बनाता है, जो कोएंजाइम एक्ट करता है बायोटिन को। ठीक हो गया। अब ये आपको याद रखना है कि बायोटिन जो है, बायोसिटिन जो है, इसका कोएंजाइम है बायोटिन। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ में आपको याद होना चाहिए इसकी आरडीए। आरडीए इसकी हम देख लेते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है,
इसकी आपने याद रखनी है 100 से 300 मिलीग्राम जो है एडल्ट्स के लिए ज़रूरी होती है। 100 से 300 मिलीग्राम जो है वो पर डे रिक्वायरमेंट है एक एडल्ट की। ठीक हो गया। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी अमाउंट इतनी कम इसलिए हमें चाहिए होती है बिकॉज हमारी बॉडी भी इसको सिंथेसाइज कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वो इसकी सिंथेसिस करते हैं। ठीक हो गया। ये आप बात याद रखती है, बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन सिंथेसाइज दो करते हैं विटामिन को सिंथेसिस। एक होता है आपका विटामिन के, और विटामिन के की भी कौन सी ब्रांच थी, K2 थी। विटामिन के उसकी भी सब टाइप कौन सी है, 2 वाली है, जिसका नाम हमने कहा था मेनाक्यूनॉन। ठीक हो गया। अगर आप इसका नाम भी याद रखना चाहते हैं तो याद रख लें, पेपर में पूछ सकते हैं, मेनाक्यूनॉन। और दूसरे नंबर पर आपके पास है बायोटिन, जो किसकी ब्रांच है, जो किसकी टाइप है, विटामिन बी की कम्प्लेक्स की टाइप है, और इसको आप इनडायरेक्टली विटामिन B7 भी कह सकते हैं, विटामिन H भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा कवर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी डाइटरी सोर्सेज। ठीक हो गया। दोनों एनिमल फूड्स भी और प्लांट फूड्स भी, आप इन दोनों से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। डाइटरी सोर्स, डाइटरी सोर्स में आपको पता होना चाहिए इसके लिवर, किडनी, योग, मिल्क वगैरह, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। ठीक हो गया। एग, योग, मीट, किडनी, लीवर वगैरह इसके सोर्सेज में आ जाते हैं। ठीक हो गया। ओके, अब तक जो हमने चीज़ें देख ली हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, साइड पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके नाम देख लिए थे, दूसरे नंबर पर हमने इसकी केमिस्ट्री देख ली, और तीसरे नंबर पर हमने इसके कोएंजाइम देख लिया, बायोसिटेन। चौथे नंबर पर हमने इसकी आरडीए देख ली। पांचवें नंबर पर हमने इसकी इम्पोर्टेंस देख ली, इम्पोर्टेंस। छठे नंबर पर हमने डाइटरी सोर्स देख लिए इसके। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसके बायोकेमिकल फंक्शंस। ठीक हो गया। बायोकेमिकल फंक्शंस देखने से पहले हम इसके एंटेगनिस्ट भी देख लेते हैं, ताकि वो भी हमारे ज़हन से बोझ उतर जाए। एंटेगनिस्ट, ठीक है। एंटेगनिस्ट आपके पास जो है वो होते हैं, इसके 3 होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। गैस्ट्रियोबॉयटिन पहला, ठीक है, और बॉयटिन सल्फोनिक एसिड। ये हमने कहा क्या है इसके एंटेगनिस्ट। ठीक है। सो ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने डिस्कस करने हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शंस। तो बायोकेमिकल फंक्शंस हम स्टार्ट करते हैं अपने। बायोकेमिकल फंक्शंस में सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर इन्वॉल्व होता है, और इसमें जो है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस वगैरह में रोल प्ले करना है। ठीक हो गया। बायोकेमिकल फंक्शंस। ठीक हो गया। बायोकेमिकल फंक्शन में सबसे पहले हमने कहा कि ये कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर एक्ट करेगा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। एज एन कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसने
हमने कहा कि इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा था, जिसमें हमने कहा कि इसमें कन्वर्जन करनी होती है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट थिंग में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें भी इन्वॉल्व हो। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो रिएक्शन क्या है। पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक हो गया। और इसकी प्रेजेंस में कौन सा एंजाइम है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पीसी, ठीक हो गया। अब जो आपने याद रखना है, अब ये रिएक्शन भी किसकी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, बायोटिन की इन्वॉल्वमेंट होगी। बायोटिन जो है वो एज एक्ट करेगा कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आते हैं इसके बाकी रिएक्शन। एज पर हमने देख लिया कि पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है, कौन से साइकिल में ये होता है रिएक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको आप केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ये उसके अंदर क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ये उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक हो गया। ओके, यहां से आपको एक बात पता लगी, सिट्रिक एसिड साइकिल में ये इन्वॉल्व हो रहा है। और दूसरे नंबर पर इसने इन्वॉल्व होना है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, ठीक हो गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर कन्वर्ट हो, मतलब इसमें क्या है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स में से आपने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस ऊपर वाले का तो हमने ये रिएक्शन देख लिया ना, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हमने याद रखना है कि इसमें कोई भी नॉन कार्ब फॉर्म से किसी कार्ब फॉर्म में कन्वर्ट होना है। इस रिएक्शन को आप ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हम आते हैं जी फैटी एसिड सिंथेसिस की तरफ। इसका जो दूसरा फंक्शन है, ये सारा एक ही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्वमेंट, एक ही फंक्शन कंसीडर कर लें। दूसरा फंक्शन हम लेके आते हैं इसका फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर, कि फैटी एसिड्स वगैरह की इसने सिंथेसिस करनी है, ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या होगा कि एसिटाइल COA, कोई भी एक दो आपको एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। तो हम इस तरह देख लेते हैं कि फैटी एसिड की सिंथेसिस कैसे हो रही है, कि फैटी एसिड सिंथेसिस, इसमें क्या है कि आपके पास था एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये जो एंजाइम है, इसने बायोटिन की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम A सिंथेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट होना होता है मेलानाइल कोएंजाइम A। मेलानाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो इसने उसकी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, जैसे हमने ऊपर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पढ़ा था, इधर भी एसिटाइल कोएंजाइम A अब जो है वो कहते हैं कि कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होगा, उसकी प्रेजेंस में कौन सा हमने कहा था, बायोटिन होगा, ये उसकी प्रेजेंस में। बस आपको ये दो फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि तमाम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, ये तो हमने देखी बायोकेमिकल फंक्शंस। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तमाम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जो हैं वो बायोटिन की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती उनको। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको बायोटिन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो रिएक्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। वो भी बायोकेमिकल फंक्शंस के अंदर ही आप इन्वॉल्व कर लें। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे, कोई सी दो एग्जांपल्स दें, तो आपने कहना है कि बायोटिन से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल, उसमें कार्बोमाइल जो है
कार्बोक्सिलेज जो फॉस्फेट है, ये कार्बोनोइल फॉस्फेट जो है इसकी जो है वो फॉर्मेशन में यूरिया साइकिल में वो कहते हैं कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ती किसकी, बायोटिन की। ठीक हो गया। अब जो दूसरे नंबर पर रिएक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर इनकॉर्पोरेशन के बारे में भी जरूरत नहीं पड़ती। प्यूरिन की सिंथेसिस हो रही है, सपोज ये प्यूरिन सिंथेसिस है, ठीक है, प्यूरिन सिंथेसिस हो रही है, प्यूरिन की सिंथेसिस हो रही है। हमने कहा कि जब भी कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर करेगा, लेकिन इस रिएक्शन में वो कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर के तौर पर नहीं करेगा बायोटिन, और ये जो है प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की इनकॉर्पोरेशन आसानी से हो जाएगी विद नो यूज ऑफ बायोटिन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई सी दो एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। अब तक जो हमने देख लिए हैं वो हमने देख लिए इसके बायोकेमिकल फंक्शन। उसके बाद अब हम देखेंगे इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब हम देखेंगे बायोटिन की बायोकेमिकल सिंथेसिस के बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखेंगे इसके। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये इसके सिम्टम्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और ये किसकी वजह से कॉज होती है डेफिशिएंसी इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स। या तो एनीमिया हो जाएगा बच्चे को, ठीक है, एरिथ्रोसाइट का प्रॉब्लम, एनीमिया हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, नोजिया जैसी कंडीशन, डर्माटाइटिस हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम्स, नोजिया, वॉमिटिंग की कंडीशन हो जाएगी उसको, और ग्लोसाइटिस मतलब कि जो टंग है वो उसकी स्मूथ हो जाएगी और पर्पलिश हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके और भी जो है वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की वजह से हो सकती है, मसल पेन होगी, जो उसके बाद डिप्रेशन की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, और कभी कभी कन्वर्जन भी आ सकते हैं, दौरे वगैरह पड़ सकते हैं। ठीक है, जो मेन आपको इसकी याद होनी चाहिए है वो है नोजिया, कन्वर्जन्स, एनीमिया, ग्लोसाइटिस। उसके बाद जो आपको याद होना चाहिए वो मसल पेन और डर्माटाइटिस। बस इतना याद रख लें, काफ़ी है। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी जो है वो किसकी वजह से होती है कि क्या क्या वजह बनती है कि इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाती है, वजूहात क्या होती हैं, कॉजेस। या तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो इसकी सिंथेसिस नहीं कर सके, ठीक है, या इनकी प्रोडक्शन में कमी है, ठीक है, या इनटेक नहीं हो पा रहा, ठीक है, दो वजूहात। अब ये वजह आपने याद रखनी कि ये किन वजह से आगे कुछ जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है वो कम क्यों होती है, कि अगर आप कोई ड्रग्स सल्फोनामाइड्स वगैरह लेते हैं, सल्फोनामाइड्स अब इसमें क्या करना है कि जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है ना उसकी वॉल की डिस्ट्रक्शन करवा देनी है, ठीक है, और इससे भी क्या होगा कि आपकी बायोटिन की जो कमी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो हमने देखा था वो था कि आप जितने ज़्यादा रॉ एग्स लेते हैं, रॉ एग्स यानी का इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्ट्रक्शन, ठीक है, रॉ एग्स में हमने कहा कि वो उनको ज़रूरत होती है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है एविडीन, वो जितनी ज़्यादा होगी वो कन्वर्ट कर देगी, मतलब कि जो बायोटिन है उसकी कमी कॉज करेगी, इसलिए रॉ एग्स जो है वो नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन के अंदर इनकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगी। एविडीन जो है वो बायोटिन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी क्योंकि उनके साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन को डिले कर देगी, ठीक है। ये रॉ एग्स की वजह से होता है कि थोड़े अगर लेते हैं रॉ एग्स तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ये 20 की अमाउंट या उससे ज़्यादा लेते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक हो गया। ओके, अब ये जो हमने सारा देख लिया, हमारा ये बायोटिन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो हमने चीज़ें देखी हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके नाम लिखे थे कि एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर्स को क्यों कहते हैं, विटामिन एच को कहते हैं, वाइट क्यों कहते हैं, विटामिन B7 को कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी केमिस्ट्री देखी थी कि इसकी केमिस्ट्री बिल्कुल सिमिलर थी। हमने कहा कि इसके अंदर जो रिंग थे हमने उसको डिस्कस किया कि कौन कौन से रिंग थे। इसके अंदर थायोफिन था, अमीडाजोल था रिंग। उसके अलावा हमने कहा बायोसिटिन बनता है जो इसका कोएंजाइम होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने RDA देख ली थी इसकी जो नॉर्मल पर्सन में। उसके बाद हमने देखा था इसकी इंपॉर्टेंस के इंटेस्टाइन में ही प्रोड्यूस हो रहा था। और दो हमने एंजाइम इसके वाइटामिन देखे थे कि एक ये विटामिन B7 और दूसरा विटामिन था K। और K की भी आगे हमने टाइप देख रही थी कि कौन सी टाइप थी जो इन्वॉल्व हो रही थी इंटेस्टाइनल सिंथेसिस के अंदर। उसके अलावा डाइटरी सोर्सेज हमने देख लिए थे कि डाइटरी सोर्सेज क्या है, बोथ एनिमल्स और प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमने इसकी बायोकेमिकल एंटेगनिस्ट देखे। एंटेगनिस्ट में हमने इसके देखे थे डेस्क्रिबोटिन देखा था, उसके अलावा बायोटिन सल्फोनिक एसिड देखा था। उसके बाद हमने बायोकेमिकल फंक्शन देखे। बायोकेमिकल फंक्शन में हमने कहा ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अलावा हमने देखा कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर और सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने देखा कि फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। एसिटाइल CoA की कन्वर्जन हम देखी थी मैग्नाइल CoA के अंदर, ठीक हो गया। ये हमने देख लिया और ये भी बॉयटन की प्रेजेंस में थी। अब हमने एक और बात की कि अगर तो बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जो इन्वॉल्व नहीं भी करते बॉयटन को कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे। तो एक हमने देखा प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की इनकॉर्पोरेशन होती है उसमें बॉयटन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके अलावा हमने देखा कि कार्बोनाइल फॉस्फेट जो है उसकी फॉर्मेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके बाद हमने डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखे, उसकी कॉजेज देखी, नॉजिया देखा, कन्वर्जन, एनीमिया, ग्लोसाइटिस, डर्मेटाइटिस। उसके बाद हमने कॉजेज देखी, उसकी प्रोडक्शन के अंदर कमी और इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर या इनटेक कम हो रहा है फूड के जरिए। तो और उसके अलावा हमने देखा कि ये डेफिशिएंसी की वजूहत क्या होती हैं। सल्फोनामाइड्स जो है इंटेस्टाइनल फ्लोरा की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, ड्रग्स वगैरह लें। रॉ एग्स जो है अगर हम 20 से ज़्यादा अमाउंट में लें तो ये जो एविडीन जो प्रोटीन होती है वो बॉडी में से बाइट कर देगी, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी इंटेस्टाइन के अंदर और एज अ रिजल्ट जो है बॉयटन की भी कमी हो जाएगी। थैंक यू, ये हमारा सारा विटामिन B7 कवर हो गया। बाकी विटामिन हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।